हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कूलॉम्स लॉ के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, दो मैग्नेटिक पोल्स के बिटवीन, दो मैग्नेट्स के बिटवीन अगर इंटरेक्शन है तो वह मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, कूलॉम्स लॉ से ये जाना। उसके बाद हमने जाना कि यूनिट पोल क्या होता है, इकाई ध्रुव को डिफाइंड किया। उसके बाद हमने ये भी समझा कि सिंगल जो चार्ज है, स्टैटिक जो चार्ज है, स्थिर जो आवेश है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है, विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। अगर चार्ज मूवेबल है, गतिशील है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। आज कुछ आगे समझेंगे, कुछ आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचें, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें और जल्दी से बेल आइकन प्रेस करें। चलते हैं आगे। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चर्चा की थी इलेक्ट्रिक फील्ड की और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो मैंने बताया था, हमारा एक जनरल डिस्क्रिप्शन बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पास होगा, एक चार्ज के अराउंड, एक आवेश के चारों तरफ उसका अपना फील्ड होता है। जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, आपका अपना क्षेत्र क्या है? आपका अपना क्षेत्र वो है जहां आपकी दादागिरी चलती है, वो आपका क्षेत्र है। तो वैसे ही एक मैग्नेट है, इसके चारों तरफ वो एरिया जहां कोई दूसरा मैग्नेट हम लेकर आए, एक चुंबक के चारों तरफ का वो क्षेत्र जहां दूसरा चुंबक हम लेकर आए और वो दूसरा चुंबक क्या करे, इसके कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण के बल को अनुभव करे, ठीक है, अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करें, फील करें, तो वो एरिया जो है इसके अराउंड, इसके चारों तरफ, वो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब जहां तक इस मैग्नेट की दादागिरी चलेगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी भी मैग्नेट के अराउंड, उसके चारों तरफ वो क्षेत्र, वो एरिया जहां कोई दूसरा मैग्नेट क्या करता है, चुंबकीय बल अनुभव करता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का, अट्रैक्शन या रिपल्सिव फोर्स फील करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब आपने ये मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो उसको डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से, ठीक है। तो जैसे वहां हमने डिफाइंड किया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड था, एक चार्ज उसके अराउंड, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहां क्या बोला था मैंने, टेस्ट चार्ज लेकर आए, यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इस पर बल लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो यूनिट Q0 चार्ज पर जो फोर्स लगता था वो F यूनिट पर लगता था, F ओवर Q0। ये था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहां टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जनरली डिस्क्राइब करते थे, तो वैसे ही यहां पर आपके पास यूनिट नॉर्थ पोल डिफाइंड करेंगे। तो मतलब इस फील्ड में आप जो लेकर आ रहे हैं वो क्या लेकर आए, एक ऐसा पोल लेकर आए जो यूनिट नॉर्थ पोल हो, पोल स्ट्रेंथ M, यूनिट पोल स्ट्रेंथ नॉर्थ पोल को लेकर आए, तो ये मैग्नेट उस पर जो फोर्स लगाएगा वो कहलाएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल लेकर आए, उस पॉइंट पर जहां आपको इंटेंसिटी निकालनी है, ताकत निकालनी है, उस पर कितना बल लगता है, कितना फोर्स लगता है, वो उसकी स्ट्रेंथ है, वो उसकी इंटेंसिटी है। मतलब आपके पास सिंपल कंसेप्ट में हम समझें, स्मॉल m स्ट्रेंथ पर जो फोर्स लगता है वो F, यूनिट पर कितना लगेगा, F ओवर M। ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में यूनिट नॉर्थ पोल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये है आपके पास। फोर्स वेक्टर होता है, इसलिए ये भी वेक्टर होगा हमेशा। डायरेक्शन आगे डिसाइड कर देंगे, जैसे पहले डिसाइड किया इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसके यूनिट की बात करें तो देखें, न्यूटन एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। टेस्ला भी होता है एक इसका यूनिट, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। CGS यूनिट होता है गाउस, गाउस और टेस्ला में रिलेशन है, गाउस 10⁻⁻⁴ टेस्ला के इक्विवेलेंट होता है। डायमेंशन की बात करें तो ये फोर्स का डायमेंशन M1 L1 T-2, ये पोल स्ट्रेंथ ध्रुव सामर्थ्य A1 L1 एम्पियर इंटू मीटर,
तो सोल्व करें, L2 L कैंसिल, M1 L0 T-2 A-1, ये है आपके पास क्या, इसका डायमेंशन। अब जनरली आपके पास हम बोल रहे हैं एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी स्ट्रेंथ है आपके पास इंटेंसिटी B, इसमें एक मैग्नेट ला रहे हैं, उसकी पोल स्ट्रेंथ M, तो ये फील्ड इस पर फोर्स कितना लगाएगा वो भी इसी से निकलेगा। B आपके पास है, M आपके पास है, तो यहां से F कितना होगा, M इंटू में B के इक्वलेंट। तो अगर आपके पास पोल है, उसकी स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स होगा आपके पास M इंटू B के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हमने वहां समझा था, हमने वहां जाना था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां पर किसका एज्यूमशन करते थे, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का। लेकिन अब बात आती है अगर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो वहां एज्यूमशन करेंगे हम हमेशा किसका, पॉजिटिव। पॉजिटिव नहीं है आपके पास, लेकिन उसकी जगह क्या आ गया है, नॉर्थ पोल है, तो वहां नॉर्थ पोल एज्यूम करेंगे। तो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, तो यहां एज्यूम किसका होगा, नॉर्थ का। तो नॉर्थ और नॉर्थ के बिटवीन क्या होगा, रिपल्सिव, तो रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड होता है। तो ध्यान रखें हमेशा नॉर्थ पोल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वैसी होगी जैसी पॉजिटिव चार्ज के लिए होती थी, तो नॉर्थ पोल के लिए इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होगी। अब साउथ पोल की बात करें तो यहां नॉर्थ पोल एज्यूम करना पड़ेगा इस पॉइंट पर, तो डायरेक्शन कैसी होगी, अट्रैक्शन का, इनवर्ड होगा। तो साउथ पोल के लिए कैपिटल B की डायरेक्शन हमेशा साउथ पोल की तरफ होगी, टुवर्ड्स द साउथ पोल होगी। ठीक है, दिमाग में सेट रखें, अगर कहीं भी नॉर्थ पोल है उसके कारण B की डायरेक्शन होगी आपके पास आउटवर्ड, और साउथ पोल के लिए B का डायरेक्शन होगा इनवर्ड। जैसे वहां किसी पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए परीक्षण धनावेश पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का एज्यूमशन करते थे, उसकी कल्पना करते थे, तो यहां किसकी कल्पना करनी है अगर किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी निकालनी है, नॉर्थ पोल की। ठीक है, टेस्ट नॉर्थ पोल समझ सकते हैं एक तरीके से, यूनिट नॉर्थ पोल समझ सकते हैं एक तरीके से, वो जनरल चीजें हैं। तो अब आगे चलते हैं हम, जैसे आपके पास हमने समझा जाना कि दो पोल्स हैं, उनके बिटवीन सेम पोल स्ट्रेंथ है, ये पोल है एक, ये दूसरा पोल है, दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, इनके बिटवीन जो कूलाम्ब फोर्स काम करता है डिस्टेंस r है। तो यहां जो कूलाम्ब फोर्स काम करेगा वो क्या था, F इज इक्वल टू म्यू 0/4π m इंटू एम ओवर आर स्क्वायर। तो अब बात आती है कि इसके कारण जनरली आपके पास, जैसे हमने पॉइंट चार्ज के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली KQ ओवर आर स्क्वायर, वैसे यहां तो सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर सोच के चलें सिंगल पोल एग्जिस्ट कर जाए, मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स ये है डेफिनेशन B का F ओवर M, यहां वैल्यू डालें तो M टू M कैंसिल हो जाएगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा म्यू 0/4π स्मॉल m ओवर आर स्क्वायर, KQ ओवर आर स्क्वायर, यहां KM ओवर आर स्क्वायर, Q की जगह पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, K की जगह वहां 1/4π एप्सिलॉन 0 था, यहाँ K क्या है, म्यू 0/4π डिस्टेंस एज इट इज आर स्क्वायर, KQ ओवर आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहाँ एक तरीके से क्या बन गया, ये KM ओवर आर स्क्वायर। अब जनरल बात करते हैं कि एक बार मैग्नेट है, उसके लिए अलग अलग कंडीशंस में मैग्नेटिक मोमेंट चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। ये एक बार मैग्नेट दिखाया है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इफेक्टिव लेंथ प्रभावी लंबाई स्मॉल l, पोल स्ट्रेंथ m, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, किसी एक पोल की पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ स्मॉल m इंटू l, ये है। अब इसको अलग अलग सिचुएशन में अपने को डिफाइन करना है। पहली कंडीशन बोल रहे हैं इसको दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन लेंथ जो है इसकी उसके परपेंडिकुलर, इसकी लंबाई के लंबवत दो बराबर भागों में बांटें। अगर मैग्नेट को, बार मैग्नेट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, तो यहां से इस तरीके से डिवाइड होगा, ये दो पार्ट्स बनेंगे, ये दो पार्ट्स। अब देखो दो पार्ट्स बने लेकिन पोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं, तो पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाती है। तो इस कंडीशन में एक पीस का, एक टुकड़े का आपके पास जो मोमेंट है उसमें क्या डिफेक्ट आया, क्या चेंज आया, देखें
किसी एक पीस का निकालते हैं, एम डैश एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि मेन जो मैग्नेट था उसका एम लिखा है, इसका एम डैश लिख लेते हैं। पोल स्ट्रेंथ एम एज इट इज, इफेक्टिव लेंथ हाफ हो गई है L/2, मीन्स m इंटू L/2, और m इंटू L क्या है, m/2। मतलब एक बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लंबाई के लंबवत दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो प्रत्येक पार्ट का जो मोमेंट है मेन मैग्नेट का, एक्चुअल मैग्नेट का आधा रह जाएगा। अगर ऐसे नहीं करके इसकी लेंथ जो है उसके अलोंग, इसकी लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में बांटने डायग्राम में दिखाया है। अब क्या है, बीच में से दो बराबर लाइन इसकी लेंथ के अलोंग बांटेंगे तो क्या होगा, इसके पोल्स कटेंगे तो पोल स्ट्रेंथ आधी होगी। यहां पोल स्ट्रेंथ आधी हो गई है m/2 और इफेक्टिव लेंथ सेम है स्मॉल l। तो फिर से आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं, पोल स्ट्रेंथ m/2, इफेक्टिव लेंथ l, तो क्या बना है m इंटू L/2। तो m डैश का वैल्यू क्या आ गया, फिर से m इंटू L, m है m/2। मतलब अगर बार मैग्नेट को उसकी लेंथ के अलोग, उसकी लंबाई के अनुदिश दो बराबर भागों में, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो भी एक पार्ट का, एक टुकड़े का जो मोमेंट है वो मेन मैग्नेट के मोमेंट का फिर आधा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। बार मैग्नेट वही है, फंडामेंटल जो है कंडीशन वो यही है, एक्चुअल फॉर्म यही है, इस कंडीशन मोमेंट यही रहेगा। अब बोल रहा है उसको स्मॉल r रेडियस के सेमी सर्कल में मोड़ रहे हैं, स्मॉल r त्रिज्या के अर्धवृत्त के रूप में मोड़ें तो मोमेंट पर क्या फर्क आएगा। यानी कि ये जो दिख रहा है बार मैग्नेट ऐसा है तो उसको सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ रहे हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग। क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ होती है दोनों पोल्स के बिटवीन लेंथ, नॉर्थ नॉर्थ, ये होगा इफेक्टिव लेंथ, यहां से यहां तक ये डायमीटर 2r, रेडियस r है तो डायमीटर क्या हो गया, व्यास क्या हो गया 2r। पोल स्ट्रेंथ नहीं बदला है तो यहां ये L है क्योंकि इस कंडीशन में पहले L लेंथ था, अब वो L लेंथ क्या बन गया है, हाफ पेरीफेरी बन गया है, इसका आधी परिधि बन गया है, तो पाई r L बन गया है। तो यहां से रेडियस आ जाएगा, r का वैल्यू लेंथ के फॉर्म में L/पाई। अब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, पोल स्ट्रेंथ और इफेक्टिव लेंथ कितना 2r, r का वैल्यू रख देते हैं L/पाई, क्या आ गया 2mL/पाई, m इंटू L क्या है जो पहले था m, तो ये आ गया 2m/पाई। मतलब अगर आपके पास जो बार मैग्नेट दिया है उसको स्मॉल r रेडियस के सेमी सर्कल, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ें तो उसका मोमेंट जो पहले मोमेंट था उसका 2/पाई टाइम्स रह गया है। अगले पर चलते हैं, दूसरी कंडीशन में मोमेंट निकालते हैं। इस कंडीशन में क्या है, दो बार मैग्नेट हैं आपके पास और एक दूसरे के परपेंडिकुलर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग रखे हैं। तो इस कंडीशन में आपके पास जो रिजल्टेंट, परिणामी जो मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो दिखा रखा है, ये इधर, दूसरा m1 इधर, m2 इधर, दोनों के बिटवीन एंगल 90, इसका S2n दिखाया हुआ है, इसका S2n दिखाया हुआ है। रिजल्टेंट क्या होगा, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर उनके बिटवीन होता है। मान लेते हैं कि इससे इसकी डायरेक्शन अल्फा है, फर्स्ट से मान सकते हैं, सेकंड से मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको आप 1 कर सकते हैं, इसको आप 2 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ क्या होगा, रिजल्टेंट इन दोनों के अलजेब्रिक सम के इक्विवेलेंट होगा। दो वेक्टर्स जो थे P प्लस Q, ये R बना, तो रिजल्टेंट जो होता था R का वैल्यू आता था ट्रायंगल्स रूल से या फिर पैरेललोग्राम रूल से, वेक्टर सम जब हम करते थे समांतर चतुर्भुज नियम और त्रिभुज नियम से, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। थीटा जो है आपके पास दोनों वेक्टर्स के बिटवीन एंगल है, यहाँ क्या आएगा m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये खत्म, बचा क्या m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर। मतलब पहले मैग्नेट के मोमेंट और दूसरे मैग्नेट का जो मोमेंट है, पहले चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण और दूसरे चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का स्क्वायर कर दिया, सम कर दिया, उसका अंडर रूट, इससे आपके पास रिजल्टेंट मैग्नेट जो मोमेंट होगा उसका वैल्यू हो जाएगा। अगर डायरेक्शन की बात करें, रिजल्टेंट है फर्स्ट के रेस्पेक्ट अल्फा को एंगल पर है, तो वहाँ डायरेक्शन होता था tan इनवर्स q sin थीटा ओवर p प्लस क्यू cos थीटा।
तो Q की जगह क्या है, m2 sin 90, थीटा 90 है, प्लस m1 प्लस m2 cos 90, ये 1 होगा, ये 0, तो यहाँ बचेगा m2 ओवर m1। जब m1 m2 के वैल्यूज होंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और कंडीशन है, ये 90 एंगल पर है, अगर यही थीटा एंगल पर होते, थीटा डिग्री पर आपके पास ये दोनों मोमेंट होते, तो हम फिर सॉल्यूशन में कैसे चलते उसको भी देख लेते हैं। अदरवाइज जरूरत नहीं है, थीटा पर होता तो यहां क्या करते, सिर्फ थीटा एंगल दिखा देते। केस 5 पर चलें। ये पहला मैग्नेट, साउथ नॉर्थ m1, ये दूसरा मैग्नेट m2, दिखाना चाहे हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, साउथ नॉर्थ, ठीक है। रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर, ये m क्या होगा, दोनों के अलजेब्रिक वेक्टर सम के इक्विवेलेंट, ये है थीटा और ये है अल्फा, उसी के अकॉर्डिंग। तो m का वैल्यू मैग्नीट्यूड आएगा क्या यहाँ पर, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 cos थीटा, यहाँ थीटा आ जाएगा, थीटा क्वेश्चन में देगा, m1 m2 आपको क्वेश्चन में देगा, निकाल लेंगे। और बचा क्या, दूसरा आपके पास बचा अल्फा, अल्फा का वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स ऑफ m2 sin थीटा ओवर m1 प्लस m2 cos थीटा, इससे इसका रिजल्टेंट डायरेक्शन आ जाएगा, परिणामी दिशा आ जाएगी। तो ये हैं बार मैग्नेट, जब आपके पास अलग अलग कंडीशन में रखा जाते हैं तो बार मैग्नेट के लिए इन विभिन्न परिस्थितियों में मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, लेकिन सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे, इसलिए चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगली क्लास में मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।